गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू दी क्लास 24। स्वागत है आप सभी का इस सेशन के अंदर एंड आई होप दिस ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर टू यू। सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रेश क्लास, जो कि आज सेट नंबर 16 है, जो कि हम 15 ऑलरेडी कर चुके हैं। 15 सेट्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। सो इसको ध्यान से करना, ये सेट आप लोगों के लिए साइंस का इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो कवर करेंगे और यहाँ पे आपका जो तैयारी है उसको एक वून या फिर एक एज देंगे, तो अच्छे से पूरे ये सेट कंप्लीट करना है। आई एक्चुअली प्रॉमिस्ड यू दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर आपने 101 सेट कर लिए ना, जो मैं यहाँ पे कराने लग रही हूँ, थ्योरी की नहीं बोलूंगी कि थ्योरी आपको पूरी आ जाएगी, नहीं, लेकिन क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि भाई साइंस में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे चीजें जो हैं वो आपसे एक्सपेक्ट की जाती हैं। क्वेश्चन देखते ही आपको समझ आ जाएगा भाई ये तो हमने किया था, तो ऐसे वाला है ना, तो उस पॉइंट को अपने को याद रखना है। राइट, शैल वी स्टार्ट विद द पॉइंट। चलो, सेट नंबर 16 थ्योरी के लिए जैसे मैंने बोला कि क्वेश्चन अपन कितने भी कर लें, लेकिन एक पर्टिकुलर थ्योरी जो है वो करना जरूरी है यहाँ पे। सो लेट्स डू दिस कि भाई हमारी क्लास 24 एप्लीकेशन के ऊपर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की पूरी थ्योरी अपडेटेड है, कंप्लीट सिलेबस के साथ एमसीक्यूज भी अपडेटेड हैं, जैसे कि 5000 एमसीक्यूज जो अपडेट हो रहे हैं यहाँ पे। 5000 पीवाईक्यूज जो हैं वो आपके चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हैं, जो भी चैप्टर हम कंप्लीट कर रहे हैं उसके लिए, राइट। चलो, उसके अलावा जो टेस्ट है ना वो भी आप कंप्लीट कर लीजिए। क्लास 24 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आगे के एग्ज़ाम के लिए। टेस्ट यहाँ पे डेली आपके अपडेट होते हैं, फ्री टेस्ट भी आते हैं आपके, तो वो सारे आपको ध्यान से करने हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। आई होप चीजें क्लियर है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। ये भी आपका ग्रुप डी का सेट ही है, सो रिमेंबर हम यहाँ पे ग्रुप डी के सेट ही कर रहे हैं। ये सेम पेपर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फसल संरक्षण प्रबंधन में कीटनाशकों के उपयोग से निम्नलिखित में से किसे नियंत्रित किया जाता है? तो जब हम हमारी क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट करते हैं, है ना, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, तो हम किस इंसेक्टिसाइड को जब हम स्प्रे करते हैं तो हमारी कौन सी चीज को हम रोकते हैं? कितना सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। जब आप इंसेक्टिसाइड्स को यूज कर रहे हो तो आप इंसेक्ट्स यानी कि कीड़ों को मार रहे होंगे। वीडीसाइड जो है यूज किया जाता है जब हम वीड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे पालक उगाता है, चौलाई उगाती है, उसके लिए। फंगीसाइड होते हैं, और वायरस के लिए हम अलग से इंजेक्शन के थ्रू या फिर हर्बिसाइड या वायरस की टॉलरेंट वैरायटीज को हम यूज करते हैं, ठीक है। अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म हैज हाउ मेनी रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस? ट्रायंगुलर मतलब इस तरीके का, ऐसा, इसके मतलब आपने ऐसा पिरामिड की तरह, ठीक है। अगर पिरामिड की तरह, पिरामिड इमेजिन करिए, पिरामिड कैसा होता है, बिल्कुल मैंने ऐसा यहाँ पे बनाया, तो एक सरफेस ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा इसको और इसको जोड़ के एक बन रहा होगा। यानी कि जब हम पिरामिड की बात करते हैं, जैसे आपने गाजा पिरामिड्स देखे हैं ना, वैसे वाला, तो 3 करके याद रखिए। एक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म के कितने रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस होते हैं? तो 3 करके याद रखने हैं। विच ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाइज बाय मल्टीपल फिजन? द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम, याद रखिए। प्लाज्मोडियम हमारा मलेरिया का पैरासाइट है, ठीक है। प्लाज्मोडियम मलेरिया का पैरासाइट है। मलेरिया का पैरासाइट मतलब कि जब ये आपको यहाँ पे मच्छर काटता है ना, तो मच्छर हमें बीमारी नहीं कॉज करता है, हमको प्लाज्मोडियम कॉज करता है। प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट होता है, यानी कि जो दूसरों के ऊपर जीवित रहता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम को हम पैरासाइट या फिर जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है एनिमल्स की, प्रोटोजोआ, उसमें भी कंसीडर करते हैं। प्लाज्मोडियम की 5 अलग अलग स्पीशीज हैं, ठीक है, जो कि ह्यूमंस को अटैक करती हैं और मलेरिया कॉज करती हैं। तो इट विल ग्रो ऑन अ पर्टिकुलर पार्ट यहाँ पे, उसके बाद ही अपने आप को मल्टीप्लाई करने लगता है, ठीक है, ऐसे करके मल्टीप्लाई करता है।
मल्टीप्लाई करने के बाद जब ये पूरा एरिया भर जाता है ना, तो ये बस्ट कर जाता है, यानी कि किसी भी एरिया से फटेगा और बहुत सारे स्पोर्स जो हैं वो बाहर निकलेंगे। जब कोई भी मच्छर गंदे पानी पे बैठता है तो वो इन्हीं स्पोर्स को अपने सलाइवरी ग्लैंड में या अपने स्टमक में रख लेता है, और जब वो हमको यानी कि किसी हेल्दी अडल्ट ह्यूमन को कट करते हैं तो वो उसको वहाँ पे मार देता है, यानी कि हमारे अंदर वो जो स्पोरोसाइट्स हैं वो फैल जाते हैं, वो बाद में गैमेटोफाइट से बन के मल्टीप्लाई होके अफेक्ट करते हैं, ठीक है। विच इज अ जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स, इनमें से कौन सा अधातुओं का सामान्य भौतिक गुण है। जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स, अधातु की टोटल संख्या हम क्या बोलते हैं भाई, 91 हमारे पास मेटल है, 7 जो है वो नॉन मेटल है, तो ऐसे करके 98, 20 बचे हमारे पास मेटल। तो 20 मेटल। हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, नो। मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, नो। आघात वर्धनीयता और तन्यता, आघात वर्धनीयता मतलब आघात को सहने की क्षमता, वो मेटल्स के पास होती है। मेटल्स को आप पीट पीट के थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि 200 एंगस्ट्रॉम भी हो सकती है। और तन्यता का मतलब क्या होता है कि आप उसे ऐसे ड्रॉ करके ना वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, इसीलिए गोल्ड की, सिल्वर की, कॉपर की, एल्यूमिनियम की वायर्स बन जाती है ना, और आयरन की, एल्यूमिनियम की, गोल्ड की, सिल्वर की, कॉपर की शीट्स भी बन जाती हैं। और सबसे ज्यादा मेलिएबल और डक्टाइल कौन होता है, गोल्ड। इसीलिए मंदिरों के ऊपर, गुरुद्वारों के ऊपर हम सोने की चादर चढ़ाते हैं, क्योंकि वो बहुत पतली हो जाती है और वो पूरे सरफेस एरिया को कवर कर लेती है, राइट। डल अपीयरेंस जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो जनरली शाइन करते हैं, चमकते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स डल होते हैं, चमकहीन होते हैं। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये भी मेटल की प्रॉपर्टी है। सो वी हैव मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। धातु और अधातु, धातु जो है वो मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, हाई गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ये चमकदार होते हैं, ये ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, अपने अंदर हीट को कई टाइम तक रोक के भी रख सकते हैं, राइट। और नॉन मेटल जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मेलिएबिलिटी एंड डक्टाइल बहुत प्योर होती है, कि ज्यादातर गैसेज हैं या पाउडर्ड है। देखो नॉन मेटल ना ज्यादातर आपके गैसेज हैं, ठीक है, या फिर पाउडर के फॉर्म में है, तो गैस को थोड़ी ना आप पीट के चादर में बदलोगे, तो 20 में से 11 तो ये गैसेज ही हैं, है ना, तो ये तो वैसे भी आपके चादरों में कन्वर्ट ही नहीं हो सकते। सो मेटल एंड नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब दिखना, हम रिएक्शंस की तो बात ही नहीं कर रहे हैं ना, हाउ डू दे रिएक्ट वाला तो सिस्टम ही नहीं है। जीव के शरीर के बाहर से ऊर्जा के स्रोत का स्थानांतरण क्या कहलाता है। द ट्रांसफर ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एज, बाहर से जब भी हम मतलब सी पॉइंट इज, हम क्या बोलते हैं, फूड गिव्स अस एनर्जी, राइट। वो एनर्जी अंदर जाके कैसे कन्वर्ट हो रही है वो डिफरेंट थिंग है, लेकिन पहले तो ये जा ही रही है ना शरीर में हमारे। तो न्यूट्रिशन करके याद रखें, न्यूट्रिशन इज एक्चुअली दी सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमको बॉडी के अंदर हम लेके जाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित पाथ में घूमते हैं, KLMN करके अपन ने बोला, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, शेल्स या ऑर्बिट, है ना, K शेल, L शेल, M शेल और M शेल, और उसी के अंदर होते हैं सब शेल्स भी, जैसे K के अंदर S होगा, L के अंदर S और P होगा, M के अंदर S P D होंगे, और अगर यहाँ पे K L M N शेल है तो उसके पास S P D और F भी होगा, सब शेल। तो पहले ये एटम है, एटम के अंदर ये शेल्स हैं KLMN, इनके अंदर फिर सब शेल्स होते हैं, इनको हम शेल्स या ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स के घूमने के, इलेक्ट्रॉन्स के रिवॉल्व होने की फिक्स्ड पाथ इनको कहा जाता है, दे आर फिक्स्ड पाथ, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ है, फिक्स्ड पाथ है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ये, अच्छा ये थ्योरी पूरी है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स के घूमने के ये जो ऑर्बिट्स हैं, शेल्स हैं, या ये फिक्स्ड पाथ है, ये किसके द्वारा दिया गया था, हु डिस्कवर्ड इट, तो नील बोर की थ्योरी याद रखिएगा। नील बोर की थ्योरी रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद आई थी, तो नील बोर थ्योरी है ना। न्यूरॉन्स हैव हाउ मेनी शॉर्ट ब्रांच प्रोसेस कॉल्ड, न्यूरॉन्स में कई छोटी छोटी शाखा युक्त संरचनाएं होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, डेंड्राइट्स। एक्सॉन नहीं कह सकते, एक्सॉन उसकी टेल होती है। नर्व एंडिंग नहीं कह सकते, क्योंकि नर्व एंडिंग में फिक्स्ड आपके पास इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ऊपर की तरफ जो रन किया वो एक्सॉन होता है, एक्सॉन के ऊपर
यहाँ पे हेड होता है जिसको हम साइटोन के नाम से जानते हैं। इसी साइटोन से ऐसे करके छोटी छोटी ब्रांच्ड शाखाएं या ये सारा आपका यहाँ से बाहर की तरफ ऐसे इमर्ज कर रहा है, इसको हम डेंड्राइट्स के नाम से कहते हैं। एंड दिस इज साइटोन, दिस इज साइटोन। ये क्या है? ये है आपका एक्सॉन, ठीक है, ये है नर्व एंडिंग। और एक्सॉन को ऐसे नहीं रखा जाता है, एक्सॉन कवर होती है बाय द माइलिन शीथ। माइलिन शीथ, माइलिन शीथ प्रोटीन होता है, इसीलिए दिस पर्टिकुलर पार्ट यानी कि एक्सॉन व्हाइट इन नेचर होता है और साइटोन जो है वो ग्रे कलर का होता है। एक्सॉन का काम है जो भी इंफॉर्मेशन है उसको टू एंड फ्रो करना, यानी कि आगे पीछे भेजना, जबकि साइटोन या ग्रे मैटर का भाग है या पार्ट है स्टोरेज करना, या जो इंफॉर्मेशन है या जो मेमोरी है उसको संभाल के रखना या स्टोर करके रखना, ठीक है। Which life process is not essential for an individual organism? निम्न में से कौन सी जीवन प्रक्रिया किसी एक जीव के लिए आवश्यक नहीं है? रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन या रेस्पिरेशन। भाई ये तो आपका थिंकिंग प्रोसेस का क्वेश्चन हो गया। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं भी हो तो चलेगा या नहीं भी है तो करे? देखो वैसे तो इस पृथ्वी का मतलब ही है या इस संसार पे जो जीवन है उसका मेन पर्पस रिप्रोडक्शन है, लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं भी करें तो ऐसी कौन सी आफत, मर नहीं जाएंगे ना, मतलब वी विल नॉट डाई, वी विल नॉट डू रिप्रोडक्शन। जबकि अगर आप खाना नहीं लोगे, एक्सक्रीशन हमारी किडनी ढंग से काम नहीं करेंगी, या हम रेस्पिरेशन नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे ना, लेकिन इन तीन कंडीशन में हम मरेंगे नहीं। सो द पॉइंट इज रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी फॉर लिविंग, यानी कि जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है, बस ये हमारी स्पीशीज या प्रोजेनी को आगे बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए अभी कई सारे पॉपुलेशन आपने देखा होगा दैट पीपल आर नॉट गेटिंग मैरिड, या इफ दे आर गेटिंग मैरिड नो किड्स कॉन्सेप्ट इज देयर, तो देन नो कि रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन यहाँ पे सेक्सुअल थिंग से अलग है। तो अगर बच्चों का नंबर हम नहीं बढ़ा रहे हैं तो कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। सो रिप्रोडक्शन इज द करेक्ट आंसर। इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, अब तक ये क्वेश्चन आपको बाय हार्ट रट जाना चाहिए, है ना। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो रहा है तो हमारे द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इक्वल टू जीरो नहीं, इक्वल टू द स्पीड नो, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वो आपसे सिर्फ फॉर्मूला पूछ रहा है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव की बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि अगर पॉजिटिव आंसर होता यहाँ पे ऑप्शन तो ठीक होता, नेगेटिव तो ऑप्शन की बात ही नहीं हो रही है। हमारे पास तीन तरीके के काम होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, राइट। इक्वल टू जीरो, नेगेटिव, या फिर एक मैंने लिखा आपको बताया पॉजिटिव। पॉजिटिव काम क्या है? जब आपने उसी डायरेक्शन में काम किया जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया, या आपकी डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हुई। जैसे कि आप किसी भी चीज को खींच रहे हो और वो खिसक के आ रही है, जैसे आपने किसी टेबल को आप धक्का दे रहे हो और टेबल बढ़िया तरीके से खिसक भी रही है, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, तब हम उसे पॉजिटिव कहते हैं। नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव वर्क डन क्या है? जैसे फ्रिक्शन की वजह से कोई भी चीज अपना स्पीड को रोक रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि रोड जो है वो ऐसा है, कंकड़ पत्थर वाला है, तो उसमें आप बॉल जोर से मारोगे भी तो भी क्या होगा कि बॉल धीरे धीरे रुक जाएगी, क्योंकि उस पर फ्रिक्शन नहीं लग रहा है ना। या आपने बॉल ऊपर की तरफ फेंका, वो बॉल वापस नीचे आई क्योंकि ग्रेविटी अट्रैक्ट करी है। तो कहीं पे भी जब एक एक्सटर्नल इफेक्ट आने लग जाता है ना, जैसे ग्रेविटी का इफेक्ट आ गया, फ्रिक्शन का इफेक्ट आ गया, तो वो क्या हो जाता है? नेगेटिव वर्क डन। आपने बॉल को ऊपर फेंका, आपने मेहनत की, लेकिन बॉल पूरा ऊपर तो नहीं गई ना, जैसे उस पर ग्रेविटी काम करने लगेगी बॉल नीचे आ जाएगी, सो इट इज नेगेटिव। जीरो वर्क डन हम कब बोलते हैं? जीरो वर्क डन होता है जैसे कि मैंने बोला ये दीवार है ना, इस दीवार के ऊपर मैं इस तरीके से धक्का मारती रहूं, सालों सालों तक मैं धक्का मारती रहूं, तो क्या ये दीवार खिसकेगी? किसी भी कंडीशन में नहीं खिसकेगी। When we applying force, लेकिन there is no displacement। जैसे कि अब मैंने सर पे रख के ना बहुत भारी सामान, मान लो 20 किलो का सामान मैंने सर पे रख के मैं चल रही हूँ, वो सामान तो डिस्प्लेस हो ही नहीं रहा ना, इट इज मी हु इज डिस्प्लेसिंग, तो वो कार्य भी आपका जीरो कहा जाता है। सो तीन तरीके के काम होते हैं। फॉर्मूला वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क की यूनिट जो होती है कार्य की यूनिट एनर्जी के बराबर होती है, क्योंकि कार्य करने के लिए कहीं ना कहीं एनर्जी तो आपको चाहिए ही चाहिए। सो जूल जो है वो वर्क की इकाई होती है।
लिक्विड्स हैव, लिक्विड्स, ये क्वेश्चन से समझ आ गया होगा, लिक्विड्स की डेफिनेट शेप नहीं होती लेकिन उनका वॉल्यूम फिक्स होता है, 1 लीटर है 2 लीटर है ऐसा, लेकिन हम ये बोले रेक्टेंगुलर जूस लेना है हमें सर्कुलर जूस लेना है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होता ना, वी कैन नॉट डू दिस। सो नो डेफिनेट शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम, नो डेफिनेट शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। तो हमारे पास डेफिनेट शेप तो नहीं होती है ना, नो शेप एंड नो वॉल्यूम ऐसा भी नहीं होता है, डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, ये तो फिर डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम सॉलिड के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, सॉलिड्स के लिए। नो डेफिनेट शेप एंड नो वॉल्यूम ये हम किसी के लिए भी यूज नहीं करते, गैसेस का भी वॉल्यूम होता है। व्हाट इज कोरोजन, जंग लगना क्या होता है, अगर लोहे पे जंग लग गई है क्या हम लोहे को उसी तरीके से वापस ला सकते हैं, नहीं ला सकते। सो जंग लगना केमिकल चेंज होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन वो जहां पे A से B में कन्वर्ट हुआ लेकिन B से A में आप दोबारा नहीं बदल सकते हो, जबकि फिजिकल क्या होता है चेंज, जब A से B बना और B से वापस आपने A कर दिया। एंडोथर्मिक क्या होता है, एंडो मतलब अंदर, ठीक है, एंडो मतलब जब किसी भी रिएक्शन में हीट को लिया जाता है, ठीक है, हीट को लेना एंडोथर्मिक होता है, एक्सो हीट को छोड़ना होता है, ठीक है। और न्यूट्रलाइजेशन उदासीन जहां पे पीएच आपका 7 हो गया, जैसे कि मैंने आपको कल का जो क्लास था उसमें भी कराया था, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, वो आपके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं। विच कंपाउंड इज यूज्ड एज फ्यूल एडिटिव्स, कौन सा यौगिक ईंधन में मिलाया जाता है, ये काफी ज्यादा आपने देखा होगा कि ब्लेंडिंग की जाती है जिसकी वजह से कई पेट्रोल पंप पे बहुत ज्यादा आपकी ये कंप्लेंट आती है, पेट्रोल डीजल में ये ब्लेंडेड मिलाया जाता है, एडिटिव मिलाया जाता है, जिससे जो पेट्रोल पंप के मालिक होते हैं ना वो पेट्रोल की अपनी जो मात्रा है वो बढ़ा लेते हैं ताकि अच्छा इन्हें पैसा मिले। इथेनॉल करके याद रखिए, इथेनॉल। व्हाट कॉजेज रिवर्बरेशन इन बॉल, हाल ही में या हॉल है ना, हॉल में जो गूंजता है या रिवर्बरेशन होती है उसका कारण क्या होता है, सिंपल, जैसे कि इस तरीके के सिनेमा हॉल्स बनाए जाते हैं, बाकी पूरा थिएटर ऐसा हो सकता है लेकिन जो स्क्रीन होगी वो इस तरीके से होती है, जो प्रोजेक्टर है वो इस तरीके की स्क्रीन पे चलता है ताकि जो वॉइस है ना वो यहाँ से निकल के रिफ्लेक्ट हो, ठीक है, ऐसे करके रिफ्लेक्ट होगी साउंड, रिफ्लेक्ट होगी साउंड तो क्या होगा, ज्यादा अच्छे से आवाज गूंजेगी। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन फ्रॉम हार्ड सरफेस, तो ये जो दीवारें होती है ना इनसे आवाज गूंज के आपको ऐसे करके सुनाई देती है, ऐसे करके, तो मल्टीपल टाइम्स इट गेट रिफ्लेक्ट, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन फ्रॉम हार्ड सर्फेसेस। मेजर फैक्टर फॉर पुअर लिविंग स्टैंडर्ड, मेजर फैक्टर क्या है, पुअर, अच्छा ये तो थोड़ा सा आपका ज्योग्राफी टाइप में क्वेश्चन आ गया, बट यस ओनली पॉपुलेशन ग्रोथ ये पुअर फैक्टर या पुअर लिविंग स्टैंडर्ड का कारण तो नहीं है। चाइना हैज ग्रोन दियर पॉपुलेशन, वेरी गुड। ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं, देखो टेक्नोलॉजी ओवर यूज करने से आपके लिविंग स्टैंडर्ड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब है आपका अच्छा खाना, अच्छा भोजन, अच्छा पानी, अच्छी सुविधाएं, घर अच्छा और आपकी बेसिक एम्यूनिटी, सफाई, हाइजीनिक। टेक्नोलॉजी जैसी चीजें नहीं आता है। ओनली एजुकेशन भी आपका लिविंग स्टैंडर्ड को नहीं बताता है ना, कई ऐसा नहीं है कि एजुकेशन इज द ओनली थिंग विच डिस्क्राइब योर लिविंग स्टैंडर्ड, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। देयर आर वेरी फ्यू पीपल्स जो कि मतलब देयर आर मैनी पीपल्स, फ्यू पीपल्स भी नहीं, देयर आर मेनी पीपल्स जिनकी एजुकेशन कम होती है बट दे आर वे इंटेलिजेंट एज पर देयर कंपेटिटर्स। तो इनइक्वालिटी इन रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, जब पुअर लिविंग स्टैंडर्ड है कि आपके पास एक कंट्री के अंदर 100 पीपल्स आर देयर बट कुछ को आप अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, दे रहे हो, कुछ को नहीं दे रहे हो, इट इज लाइक पुअर, मिडिल क्लास एंड द रिच क्लास, है ना। तो रिच क्लास के पास अच्छी सुविधा है जबकि पुअर के पास नहीं है। सो व्हेन देयर इज एन इक्वालिटी इन द रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इट इज कॉल्ड एज पुअर, राइट। एन ऑब्जेक्ट मूव्स, दिस इज योर न्यूमेरिकल, an object moves along a straight path from point O to point A और ये 100 मीटर्स हैं एक दूसरे से, है ना, then immediately reverses and stop at B, reverse मतलब वापस गया, है ना, तुरंत उलट जाती है और बिंदु 2 पे रुक जाती है जो A से 30 मीटर which is 30 meters away from A back towards back towards A, मतलब A से जब वो ऐसे आया फिर यहाँ पे 30 मीटर चल दिया, है ना। What is the total distance cover and the magnitude of displacement, तो इसमें आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट बतानी है और मैग्नीट्यूड।
तो डिस्टेंस उसने कितनी कवर की, पहले वो 100 चला, फिर वो 30 चला, तो 130 तो है ही, है ना। ए या बी में से ऑप्शन है सी और डी, तो आप प्रॉपर एलिमिनेट कर दीजिए। सेकंड आया कि डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो पॉइंट ओ से यहां जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि हम दो पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये पहले ओ से ए पे गया, है ना, 100 मीटर की दूरी तय की, ओ से ए पे, ए से फिर आगे आ रहा है, वापस उसी रास्ते पे आ रहा है और बी पॉइंट तक चलता है जो कि 30 किलोमीटर है। तो 100 प्लस 30 इज योर 130, एंड डिस्प्लेसमेंट क्योंकि यहाँ आ चुका है तो डिस्प्लेसमेंट आपकी 30 माइनस हो जाएंगे 100 में से, विच इज 70 किलोमीटर्स। अगेन इफ वी से कि मान लो ये और 50 किलोमीटर चलता तो 50 किलोमीटर और वापस उसी पॉइंट पे आ जाता तो डिस्प्लेसमेंट इसकी 0 किलोमीटर हो जाती। सिंपल है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पेपर में समझ अच्छे से लेना, कहीं और मत उसको भेज देना, ऐसे करके ऐसे नीचे भेज दिया ले 30 ये 100 ये, तो गड़बड़ हो जाएगा आंसर, है ना, फिर आप ये कैलकुलेट करने लग जाओगे। द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 10 रेजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर इज, the total resistance of 10 resistor each of resistance R। अब इसमें ये तो हमको पता ही नहीं है कि ये सीरीज में है। देखो जब भी हमको नहीं पता होता ना कि सीरीज या पैरेलल में है तो सिंपल हम उसको सीरीज में कैलकुलेट करते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको आगे के लिए भी याद रखना। इट विल बी 10R, राइट। जिगजैग लाइन रिप्रेजेंट करती हैं किस चीज को, जिगजैग लाइन, तो जैसे आपका इस तरीके की लाइंस है ना उनके लिए बोल रहे हैं। तो किसी भी सर्किट में जब ये लाइन आती है ना तो वो रेजिस्टर को ही रिप्रेजेंट करती है, प्रतिरोधक को रिप्रेजेंट करती है। स्विच के लिए आपके इस तरीके का साइन होता है, बल्ब के लिए इस तरीके का साइन होता है, बैटरी के लिए जो है वो ऐसे करके या फिर एक ऐसे साइन होता है बैटरी के लिए, ठीक है। ये साइंस के लिए याद रखना। रनर, अ रनर कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक, एक राउंड सर्कुलर ट्रैक का कंप्लीट किया है जिसकी रेडियस जो है वो 175 मीटर है, ठीक है। रेडियस मैंने बोला, रेडियस 175 मीटर है और कितना टाइम उसने लगाया है, 35 सेकेंड लगाया है। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है इसकी। देखो सबसे पहली बात, एवरेज वेलोसिटी एक राउंड कंप्लीट करने के बाद जो कि सर्कुलर है तो डिस्प्लेसमेंट जो है ना यहाँ पे 0 है, और वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इन्होंने पूछा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, टाइम भले ही उन्होंने 35 सेकेंड लिया, तो आंसर जो है वो उसमें क्या हो जाएगा, 0। इसके लिए आपको वो पॉइंट याद रखना पड़ेगा। सर्कल में जो अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, इसी पॉइंट से शुरू किया, इसी पॉइंट से खत्म कर दिया, यानी कि एक ही पॉइंट है, 2 पॉइंट है ही नहीं, तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी भी 0। गोल्गी एपरेटस इज एसोसिएटेड विद, एसोसिएट का मतलब है कि गोल्गी एपरेटस किसके संदर्भ में या किससे जुड़ के काम करता है। तो गोल्गी एपरेटस की पोजीशन देख लीजिए, ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो गोल्गी एपरेटस है। उससे पहले जो है ना वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो है ना न्यूक्लियस है, ठीक है। तो न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडीज, तो यहाँ पे गोल्गी बॉडीज जो है वो किससे रिलेट करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है उसी की सफाई, उसी की क्लीनिंग, उसी का वेस्ट मटेरियल को पैक करने का काम गोल्गी बॉडीज का है। सिंपल याद रखिए। देखो न्यूक्लियस की जो वॉल है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देती है, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहाँ पे जो दाने हैं वो राइबोसोम है, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक हो गया। जहाँ पे नहीं होते हैं इस एरिया में ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। उसके बाद गोल्गी बॉडीज है, और ये जो कटोरी जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसको हम लाइसोसोम्स बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सेपरेट स्ट्रक्चर, सेपरेट फंक्शन करते हैं, उनका स्ट्रक्चर भी अलग होता है। इनका इस पूरे स्ट्रक्चर से लेना देना ही नहीं है कुछ भी। बोर मॉडल ऑफ एटम, बोर का परमाणु मॉडल, ये क्या कहता है, ये क्वेश्चन ऊपर भी आ गया, तभी भी समझाया, उससे पहले भी। ऑर्बिट्स आर अलाउड आउटसाइड द एटम, नहीं, ऑर्बिट्स और एटम का पार्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट एनर्जी इन ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन रेडिएट नहीं करते हैं एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जब अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं तब उसमें से एनर्जी ली जाती है या दी जाती है। व्हाइल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना, जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसमें कुछ एनर्जी तो है ही, तभी वो घूम पा रहा है न्यूक्लियस के आसपास। सो इट हैज एनर्जी एंड इट डज एग्जिस्ट। ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स आर अलाउड इनसाइड एन एटम।
तो एक एटम के अंदर टोटल मिला के जितना बोर मॉडल के हिसाब से हमको पता है, हमारे पास K, L, M और N 4 शेल्स होते हैं, यानी कि सर्टेन डेफिनेट स्पेशल ऑर्बिट्स आर देयर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Where should an object be placed in front of convex lens? Convex lens ये होता है to get the real image of the size of object. This we have done already, ये हमने लास्ट में भी किया है। जब हमको ये बोला जा रहा है कि हमें उतनी ही ऑब्जेक्ट की साइज चाहिए जितना कि हमें इमेज का वही साइज चाहिए जो कि ऑब्जेक्ट का है, तो अगर इमेज का हमें वही साइज चाहिए जो ऑब्जेक्ट का है, तो हमें अपना जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखना पड़ेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र पे रखना पड़ेगा। और जब लेंस की बात होती है तो वक्रता केंद्र क्या बन जाता है, अगर ये f है तो ये 2f है, ठीक है, ये f1 है तो ये 2f1 है, तो यानी कि मेरा ऑब्जेक्ट अगर 2f पे होगा तो मेरी इमेज 2f1 पे बनेगी, जिसका मतलब ये कहता है कि आपका आंसर जो है वो 2f पे या एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। अब देखो एट ट्वाइस द फोकल लेंथ बड़ा ही कंफ्यूजन है, कहीं पे भी इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर या 2f तो लिखा ही नहीं है, बट याद रखिए ट्वाइस द फोकल लेंथ का मतलब हो गया ये 2f की बात की जा रही है। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये याद रखना है। ये बात सबको क्लियर है? अगर हमें लेंस में या मिरर में सेम ऑब्जेक्ट के हाइट की जितनी इमेज चाहिए, तो हमें अपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना पड़ेगा मिरर में, और 2f पे रखना पड़ेगा लेंस के अंदर। आई होप इट इज क्लियर। केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक है, C6H12O6, ये तो सिंपल है, इसमें कोई और भी फॉर्मूला है जो आप लर्न कर सकते हो? नहीं। शुगर का फॉर्मूला होता है C11H22O11 या C12H22O11, ठीक है, वो भी इसमें दिया नहीं है। ग्लूकोज से C6H12O6। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स द कॉम्बिनेशन ऑफ डैश फ्रॉम द एसिड एंड डैश फ्रॉम द बेस। एसिड से क्या आता है, अब ये ध्यान से करना, जैसे ये क्वेश्चन कंफ्यूजन है, एसिड से कौन सी चीज आ रही है, OH आ रही है क्या एसिड से? देखो OH एंड H, H माइनस एंड OH प्लस, OH प्लस एंड OH माइनस, H प्लस एंड OH माइनस। खतरनाक क्वेश्चन, मतलब जब एग्जाम के अंदर बैठे होगे ना तो सारे ऑप्शन एक जैसे लग रहे होंगे, तो अपनी जो लर्न की है अपने ऊपर डिपेंड करना ज्यादा। एसिड इन एन आर्हेनियस लिक्विड, और लुईस एसिड बेस के हिसाब से H प्लस को रिलीज करते हैं, बेस आर्हेनियस लॉ के हिसाब से या लुईस एसिड या बेस के हिसाब से OH माइनस को रिलीज करते हैं किसी भी सॉल्यूशन में। तो एसिड आपको H प्लस देगा और बेस जो है OH माइनस देंगे, तो H प्लस प्लस OH माइनस, दिस मेक्स दी H2O, यानी कि वाटर विच इज न्यूट्रल इन साइज। राइट, अ पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ मूविंग बस, एक पैसेंजर चलती हुई बस में बड़ी आराम से खड़ा है एंड सडनली आगे की तरफ गिर जाता है। व्हेन बस स्टॉप सडनली, तो बस अचानक से रुकेगी तो हम आगे जो है वो गिर जाते हैं, और बस अगर अचानक से चलने लग जाएगी ना तो हम पीछे की तरफ गिर जाते हैं। ये हमारे न्यूटन के पहले नियम की वजह से होता है, या हम इसको इनर्शिया का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम, क्योंकि हम जिस पोजीशन पे खड़े हैं ना हम उसी पोजीशन पे रहना चाहते हैं, चाहे हम चल रहे हैं या हम बैठे हैं, पर हम अपनी पोजीशंस को चेंज करना नहीं चाहते हैं। लेकिन जैसी बस रुकी या चली तो हमारी पोजीशन या हमारे ऊपर एक फोर्स लगा जो कि हमारी न्यूटन की पहली नियम को दर्शाता है। पहला नियम क्या कहता है, एवरी ऑब्जेक्ट या एनी ऑब्जेक्ट इफ इट इज इन मोशन और इफ इट इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट और मोशन until and unless any external unbalanced force is applied on it। तो हमें आदत है इनर्शिया में रहने की, ठीक है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ याद रखिए, which of the following nutrient is required in large quantity by plant। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पौधों को अधिक मात्रा में चाहिए होता है। We have done this, CANS, K, PH, Mg, ये चाहिए ज्यादा मात्रा में। मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, नाइट्रोजन और कैल्शियम, कुछ दिख रहे हैं यहाँ पे, फास्फोरस दिख रहा है ना, फास्फोरस, जिंक, आयरन, बोरॉन, कॉपर, मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज, ये इनको चाहिए होते हैं, कम मात्रा में चाहिए होते हैं। सो फास्फोरस करके याद रखिए, इट इज रिक्वायर्ड इन लेस अमाउंट, ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड इन लेस अमाउंट। आई होप चीजें क्लियर हो गई। दिस पेपर अगेन वाज इजी, जैसे कि मैंने बोला
25 में से अगर आप न्यूमेरिकल्स के साथ थोड़ी भी छेड़छाड़ करते हो या आपको नहीं आते हैं, देन ओनली इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम, अदरवाइज अगेन दिस पेपर इज 2021। हर दिन अपना स्कोर चेक किया करो, क्लास होने के बाद भी मैं आंसर बता भी देती हूँ, उसके बाद भी देखा करो कि मुझे कितने क्वेश्चंस आते हैं, यही आपकी प्रैक्टिस आपको हेल्प करेगी। मोर ओवर थ्योरी आपको हेल्प करेगी, बिना थ्योरी के आप पेपर नहीं दे पाएंगे, चाहे आप इंडिया का कोई भी एग्जाम दे लीजिए और आपको लगता है आपको साइंस आती है और उस पेपर में अच्छी खासी साइंस आती है, तो आपको समझना पड़ेगा। एनसीईआरटी सबसे बेस्ट चीज है, अगर आप अपने दम पे एनसीईआरटी पढ़ सकते हो उससे अच्छी चीज नहीं है, लेकिन क्योंकि हम क्लासेस या मैंने जो क्लासेस कराई हैं उसमें मैंने ध्यान रखा है कि एनसीईआरटी प्राइमरली जो है ना वो मैं कवर कर रहा हूँ, तो एनसीईआरटी के दम पे अपन पढ़ने वाले हैं। क्लास 24 की जो एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ वहीं पे अपडेट होती है, सारे जो फ्री टेस्ट हम अपडेट कराते हैं वो भी वहीं पे होते हैं। सो विद रिस्पेक्ट टू दिस आपका पूरा पार्ट जो है वो यहाँ से कवर होगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लेट्स मीट टुमारो। तब तक चीजें अच्छे से रिवाइज करते रहिए। जैसे मैंने बोला, अगर आपको कोई भी शिकायत है, कोई कंप्लेंट है, कोई समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक आपको नहीं समझ आता है, बहुत सारे उसके क्वेश्चन आ गए लेकिन हर बार क्वेश्चन का आंसर आप गलत ही देते हो, वो टॉपिक कमेंट बॉक्स में लिखो, क्योंकि हम कमेंट ये अप्रैल ऑनवर्ड्स, अप्रैल से मैं बता देती हूँ आपको, 6 अप्रैल से हम थ्योरी का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, 6 अप्रैल से मैं यूट्यूब पे थ्योरी का सेशन भी स्टार्ट कर रही हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी के सेक्शंस आपके यहाँ पे आएंगे, उनको आपको फॉलो करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए ताकि मैं प्रायोरिटी पे वही थ्योरी पहले कराना स्टार्ट कर दूं। थैंक यू सो मच।